नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है वो हिंदी पर आधारित क्लास रहने वाली है। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल किया है और हर एक प्रश्न हमने हर एक टॉपिक से उठाने की कोशिश की है। एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार कहीं ना कहीं हमने ये पेपर सेट तैयार करा है। चाहे आपके आगामी पुलिस एग्ज़ाम हो या सीजपाल एग्ज़ाम हो या फॉरेस्ट गार्ड या बीडीओ या पटवारी के एग्ज़ाम, तो उस पैटर्न के आधार पर कहीं ना कहीं हमने ये कोशिश की है कि वैसे ही क्वेश्चन आपको दिए जाएं जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, यानी कि जो इसमें रेखांकित पद की गई है तो ये कैसा पद है ये हमें बताना है। तो यह क्या कर रहा है, ये हमें एक संकेत कर रहा है, यानी एक इशारा कर रहा है। तो ये संकेत वाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार से होते हैं हमारे। अगर संकेतवाचक विशेषण की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, आप, अपना, अपने आप आदि शब्दों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर संकेत विशेषण बनाते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो 4 विशेषण के भेद होते हैं। और यह क्या है हमारा? तो यह हमारा क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। ये मेरी कलम है, ये मेरी कार है, ये मेरा मकान है। तो जहाँ पर संकेत किया जाएगा तो संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है पहले प्रश्न से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है कि तद्भव शब्द बने हैं। ठीक है, तद्भव शब्दों का निर्माण किस तरीके से होता है ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो इनका निर्माण होता है संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से होता है, यानी संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनमें कुछ बदलाव किया जाता है तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से किसका तद्भव शब्द बनते हैं। तद्भव शब्द की बात करें तो तद्भव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् प्लस भव से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ है उससे, यानी संस्कृत से उत्पन्न। अतः सरल भाषा में कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में ले लिए जाते हैं वे सभी तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अमोल का क्या हो जाएगा? तत्सम अमूल्य हो जाएगा। अम्य का क्या हो जाएगा? तत्सम तो अमृत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से तद्भव और तत्सम होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का अर्थ होगा। ठीक है, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं होता है। ठीक है, इसका ये अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा, इनमें से किस लिपि को लोकनागरी लिपि कहा जाता है? ठीक है, जो ये लिपि दी गई हैं इनमें से किस लिपि को लोकनागरी लिपि कहा जाता है? तो देवनागरी लिपि को कहा जाता है। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग गुजरात राज्य में माना जाता है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहा जाता है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है कि लोकनागरी लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि लोकनागरी लिपि है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा, अगर उसकी बात करें, लड़का का गढ़वाली शब्द होगा। ठीक है, लड़का का गढ़वाली शब्द होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? नोनियाल। ठीक है, नोनियाल। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? गढ़वाली शब्द हो जाएगा। ठीक है, नोनियाल। और कज्याण किसको को कहते हैं? कज्याण औरत को कहा जाता है। भेना जीजा को कहा जाता है। भूला छोटा भाई को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा, अगर उस प्रश्न की बात करते हैं हम, तो अगला प्रश्न हमारा रहने वाला है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो ये अपभ्रंश भाषा है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा हिंदी को विकास प्रदान करती है।
पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। संस्कृत आर्य परिवार की भाषा है। अपभ्रंश भाषा आर्य परिवार की भाषा है। संस्कृत जो भाषा है वो भी आर्य परिवार की भाषा है और अपभ्रंश भाषा भी आर्य परिवार की भाषा है। तो ये भी पॉइंट हमें याद रखना है। तो क्वेश्चन था कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, तो अपभ्रंश भाषा है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा रहने वाला है, अगर उसकी बात करें तो इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द है जो एकत्र का क्या है, विलोम है। तो इसका क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। इसी तरीके से और विलोम शब्द याद रखने हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। मृषण का क्या हो जाएगा, रूक्ष हो जाएगा। मृदुल का कठोर होता है। मितव्यय का अपव्यय होता है। मूक का वचाल होता है। मौन का मुखुर या मुखुरता होता है। महिमा का लघिमा हमें विलोम शब्द देखने को मिलता है। तो ये विलोम शब्द भी याद रखने हैं क्योंकि ये विलोम शब्द एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा, निम्न में दंतीय वर्ण कौन सा है। ठीक है, इनमें से दंतीय वर्ण हमें बताना है कि दंतीय वर्ण कौन सा है। तो इनमें से दंतीय वर्ण कौन सा हो जाएगा, हमारा श हो जाएगा। कौन सा, श। दंतीय वर्ण कौन से होते हैं, दंतीय वर्ण में तय वर्ग शामिल होते हैं और इनके अलावा ल और श भी कैसे होते हैं, हमारे ल और श भी हमारे कैसे होते हैं, तो दंतीय वर्ण होते हैं। श की बात करें तो ये महाप्राण और अघोष वर्ण भी कहलाता है। महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण कहलाता है और अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे जो वर्ण होते हैं वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो स हमारा कैसा हो गया, दंतीय भी है, महाप्राण भी है और अघोष वर्ण भी है। ठीक है, ट की बात करें तो ट वर्ग हमारा कैसा है, तो मूर्धन्य वर्ण कहलाता है। इसके अलावा ऋष ऋषि मूर्धन्य वर्ण में कौन से शामिल होते हैं, ऋष ऋषि, र और पेचरा से भी मूर्धन्य वर्ण में शामिल होते हैं। है कैसा हमारा, तो है हमारा कंठीय वर्ण है और है हमारा कैसा है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी इसको कहा जाता है को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है और साथ ही साथ सगोष वर्ण भी क्या है। और इसके अलावा महाप्राण भी हमारा क्या कहलाता है कहलाता है। ठीक है, और पै की बात करें तो पै हमारा कैसा वर्ण है, तो ओष्ठ्य वर्ण है। ठीक है, ओष्ठ्य वर्ण में कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं, तो पै वर्ग शामिल होता है। इसके अलावा बड़ा ऊ और लघु ऊ भी शामिल होते हैं। पै इसके अलावा क्या है, तो अल्पप्राण वर्ण है और साथ ही साथ अघोष वर्ण भी पै है हमारा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। तो इसमें पूछा गया था कि दंतीय वर्ण कौन सा है, तो से हमारा कैसा है, तो दंतीय वर्ण है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है। ठीक है, जो वर्तमान हिंदी है उसकी खड़ी बोली नाम जो पड़ा है वो किस कारण पड़ा है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो कारण है इसका, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इसी कारण जो वर्तमान की हिंदी है इसका नाम क्या पड़ा है, खड़ी बोली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली का अर्थ होता है मानक हिंदी से। ठीक है, खड़ी बोली का जो अर्थ होता है वो मानक हिंदी से होता है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास था। ठीक है, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम क्या था, तो महाकाव्य था। ठीक है, और इसके जो प्रथम कवि थे कौन थे, अमीर खुसरो थे। ठीक है, और इसके अलावा और याद रखना हमें क्या, खड़ी बोली का सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी है जिसके रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, इसके अलावा और बात याद रखना है कि खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले प्रयोग लल्लू लाल व सदल मिश्र ने किया था। तो ये खड़ी बोली से जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो आपको मैंने बताया है, तो ये भी हमें याद रखना है। एग्जाम में यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा कि निम्न में शुद्ध शब्द बताइए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है ये हमें बताना है। तो इसका नंबर जो आंसर हो जाएगा पहला ही हो जाएगा उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वलन। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, तो ये हमारा शुद्ध रूप है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का प्रश्न हमारा रहेगा, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताना है कि वाक्य में कौन सा भेद है, कि मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसमें वाक्य का भेद बताना है कि वाक्य का कौन सा भेद है। तो इसमें जो भेद हमें देखने को मिलेगा वो मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य है ये, तो मिश्र वाक्य है। अब मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से की गई हो और जिसमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें शब्द क्या देखने को मिलेंगे आपको, की देखने को मिलेगा, जो देखने को मिलेगा, जिसे, जिसने, तो,
जब तब तथापि यद्यपि क्योंकि इसलिए कि जो वह, ये आदि शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये इसी से हम क्या पहचान लेंगे, इसी से हम पहचान लेंगे कि ये मिश्र वाक्य रहने वाला है। ठीक है, तो मिश्र वाक्य की पहचान कर लेंगे। आदि शब्द देखने को मिलेंगे जैसे कि, जो, जिसे, जिसने, तो, जब तब, तथापि, यद्यपि, क्योंकि, इसलिए कि। ये आदि शब्द क्या होंगे, ये दो जो ये शब्द हैं ये दो उपवाक्यों का जोड़ने का कार्य करने वाले हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को मिश्र वाक्य कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहने वाला है कि 1955 में हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो किनको सम्मानित किया गया था, तो माखनलाल चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की अगर बात करें तो इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 में हुआ था। कब, 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके काव्य खंड की बात करें तो समर्पण, हिम किरीटिनी और युग चरण, हिम तरंगिणी, ध्रुव वलय, इनके क्या हैं, ये काव्य खंड हैं। इनके गद्य खंड की बात करें, साहित्य के देवता, कृष्ण अर्जुन के युद्ध, समय के पांव, अमीर इरादे, गरीब इरादे, और ठीक है ये क्या है, इनके गदखंड हैं। हिम किरीटिनी के लिए 1943 में देव पुरस्कार दिया गया था, किनको, माखनलाल चतुर्वेदी को। 1963 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण भी इनको दिया गया है। कब, 1963 में दिया गया, किनको, माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया। ठीक है, 1921 और 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान ये जेल भी गए थे। और 30 जनवरी 1968 को भोपाल मध्य प्रदेश में इनका क्या हो गया था, इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमें याद रखने हैं इस प्रश्न से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा, अगर उसकी बात करें, मनोभाव को प्रकट करने के लिए शब्दों का दोहराव इनमें से किस अलंकार की विशेषता है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि मनोभाव को प्रकट करने के लिए शब्दों का दोहराव इनमें से किस अलंकार की विशेषता है। तो किसकी हो जाएगी, विपक्षा अलंकार की क्या है, विशेषता रहने वाली है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो आज का प्रश्न रहेगा, जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्य के लिए उचित शब्द सुने। ठीक है, जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्य के लिए क्या चुनना है, हमें उचित शब्द चुनना है। तो उचित शब्द क्या हो जाएगा, आक्रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आक्रांत। और इसके अलावा जो और वाक्य देखने, जैसे कि जो संविधान के अनुकूल न हो तो क्या हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा। खाने की इच्छा क्या हो जाएगा, बुभुक्षा हो जाएगा। सफलता न मिलने पर दुखी होना तो क्षोभ हो जाएगा। बिना पलक झपकाए तो निर्निमेष हो जाएगा। तो ये भी याद रखने हैं वाक्य। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न है, गोजो पर नोजी जो लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, संपत्ति से ज़्यादा प्रतिष्ठा को महत्व देना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, संपत्ति से ज़्यादा प्रतिष्ठा को महत्व देना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा, तुलसीदास की निम्न में से कौन सी रचना जो अवधी भाषा में लिखित है। ठीक है, तुलसीदास की निम्न में से कौन सी रचना जो अवधी भाषा में लिखित है वो हमें बताना है। तो कौन सी अवधी भाषा में, तो रामचरित मानस है, जो कि किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में है। तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो गीतावली, कवितावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, दोहावली, इनकी क्या है, ये इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं। इनको गोस्वामी व और क्या कहा जाता है, अभिनव वाल्मीकि भी कहा जाता है। किनको, तुलसीदास जी को। बचपन का नाम राम बोला था। इनकी मृत्यु कब होती है, तो 1680 संवत के आसपास इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। कहाँ पर, तो बनारस के अंदर, वाराणसी के अंदर होती है। अगर बात करें तो 1623 के ठीक है, संवत पूछेगा तो 1680 और वैसे डेट पूछेगा तो 1623 के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अवधी भाषा में इनकी रचना कौन सी है, तो रामचरितमानस इनकी क्या है, अवधी भाषा में रचना की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा कि जिस शब्द के अंत में ई आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में ई आता है तो उनको इकारांत शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इकारांत शब्द कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा रहने वाला है, अगर उसकी बात करें तो दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच
किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो योजक चिन्ह का। किसका? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। योजक चिन्ह कैसा होता है? तो इस प्रकार से क्या होता है हमारा योजक चिन्ह होता है। ठीक है, दो विपरीत शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग लगाया जाता है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा, अगर उसकी बात करें, किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि दी गई है? ठीक है, किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि दी गई है? तो राहुल साक्यायन को क्या दी गई उपाधि? महापंडित की उपाधि दी गई है। राहुल साक्यायन की बात करें तो इनको घुमक्कड़ कवि महापंडित कहा जाता है। इनका जन्म जो हुआ था 9 अप्रैल 1893 में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी जीवनियों की बात करें तो महामानव, घुमक्कड़ स्वामी, ठीक है, ये क्या है इनकी जीवनियाँ हैं। इसके अलावा कार्ल मार्क्स, नए भारत के नेता, अतीत से वर्तमान, ये क्या है इनकी जीवनियाँ हैं। यात्रा साहित्य की बात करें तो जापान, लंका, ईरान, किन्नर देश की, और इनके क्या है ये? तो ये यात्रा साहित्य हैं। कहानियों की बात करें तो बोलगा से गंगा, सप्तमी के बच्चे, ये क्या है इनकी कहानियां हैं। बचपन का नाम इनका जो था केदार पांडे था, और इनको 36 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी भाषाओं का? तो 36 लैंग्वेज का इनको क्या था? ज्ञान था। 1958 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला? तो 1958 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1963 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। इनको रामोदर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। मृत्यु कब होती है? तो 14 अप्रैल 1963 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो आज का प्रश्न रहेगा कि पयोधी का संधि विच्छेद होगा। तो पयोधी का जो संधि विच्छेद हो जाएगा, पया प्लस धी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पया प्लस धी हो जाएगा। और संधि कौन सी होगी इसमें? तो विसर्ग संधि हो जाएगी। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी से, ठीक है, के योग से बना है, जिसका अर्थ है मेल, अर्थात दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलकर जो परिवर्तन करते हैं उसे ही संधि कहते हैं। तो ठीक है, तो आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज की क्लास में। उम्मीद करूंगा आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।